हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने अब से 2 क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक्स देखा था और सेकंड क्लास में हमने यूज ऑफ एंड देखा था। आज हम देखेंगे यूज ऑफ पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स होते क्या हैं, हम इनको पेयर वर्ड्स क्यों कहते हैं और इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है, इन बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और इससे किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार एरर्स पूछे जाते हैं, इन सब बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यूज ऑफ पेयर वर्ड्स के बाद हम देखेंगे यूज ऑफ ईदर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ पेयर वर्ड से। आप जरा पेयर वर्ड्स को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे फर्स्ट पेयर वर्ड है हॉर्स एंड कैरियज। हॉर्स एंड कैरियज का मतलब होता है घोड़ा तांगा। अगर हमारे सामने एक घोड़ा तांगा खड़ा हो तो हम क्या कहेंगे, एक घोड़ा तांगा खड़ा है। ठीक, घोड़ा तांगा कितना है, एक ही घोड़ा तांगा है। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश लिखते हैं जब इसकी, तो हम लिखते हैं हॉर्स एंड कैरियज। ये देखिए, ये है हॉर्स एंड कैरियज। जब हमने इसको लिखा तो हमें लिखने में ऐसा लगा जैसे एक नाउन ये है और एक नाउन ये है और 2 नाउन एंड से जुड़े हैं। हमें देखने में ऐसा लगा कि 2 नाउन एंड से जुड़े हैं और हम इसको प्लूरल कंसीडर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो लिखने में तो ऐसा लगता है जैसे 2 नाउन्स एंड से जुड़े हों, लेकिन वास्तव में अर्थ के आधार पर और प्रैक्टिकली वो एक ही चीज होती है। जैसे हॉर्स एंड कैरियज, जो घोड़ा तांगा है वो एक ही चीज है, लेकिन लिखने के आधार पर हमने लिखा हॉर्स एंड कैरियज। इसी प्रकार के वर्ड्स को हम कहते हैं पेयर वर्ड्स। अब मैंने कहा घोड़ा तांगा, ये क्योंकि एक है। अब अगर सिंगुलर है तो इसका ये सब्जेक्ट जो बना वो सिंगुलर बना और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब हम ये नहीं देखेंगे कि 2 नाउन एंड से जुड़े हैं तो ये प्लूरल होगा, ये नहीं देखेंगे। हम देखेंगे इसके पीछे का आधार क्या है। इसके पीछे का आधार क्या है, एक घोड़ा तांगा। ठीक, इस प्रकार के बहुत से वर्ड्स हैं जिन्हें पेयर वर्ड्स कहा जाता है। उम्मीद है आपको जो मैंने पेयर वर्ड समझाया उसको आप समझ पाए होंगे। अब हम देखें कि ये सब पेयर वर्ड्स हैं, जैसे राइस एंड करी, जैसे ब्रेड एंड बटर, जैसे स्लो एंड स्टडी। ऐसे बहुत से, ये पूरी एक लिस्ट दी गई है जो पेयर वर्ड्स की लिस्ट है। इन पेयर वर्ड्स की लिस्ट को आपको याद नहीं करना है, बल्कि एक बार चीजों को पढ़ लेना है, ताकि हमारे क्वेश्चन में जब कभी भी पेयर वर्ड सामने आए तो हमें यह पता लग जाए कि हाँ भाई ये पेयर वर्ड है। ठीक, केवल हमें पेयर वर्ड की पहचान कर लेनी है। अब हम इसके यूज को जानने का प्रयास करेंगे। ये पेयर वर्ड्स हैं, इनको आप देख लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम इसके यूज को जान सकें, किस किस तरह से एरर्स पूछे जाते हैं। जरा आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे लिखा है ब्रेड एंड बटर। अब यह है, अगर मैं कहूं बटर एंड ब्रेड, देखिए ये था ब्रेड एंड बटर, ये एक पेयर वर्ड है। अगर मैं इसको लिख दूं बटर एंड ब्रेड, ये गलत हो जाएगा। ठीक, जो इसका सीक्वेंस है वो निश्चित रहता है। तो पहली बात क्या हुई कि जितने भी पेयर वर्ड्स हैं इनके सीक्वेंस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक, तो इससे कई बार, 1 आध 2 बार मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर में एरर्स पूछ लिए गए हैं। शायद उसमें हॉर्स एंड कैरियज का प्रयोग होना था, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया गया था, कैरियज एंड हॉर्स। और कैरियज एंड हॉर्स का प्रयोग होने के कारण, क्योंकि हमने पेयर वर्ड का सीक्वेंस चेंज कर दिया और सीक्वेंस चेंज होने के कारण हमारा वहां पर एरर बन गया। तो इस प्रकार का एरर पूछा जाता है। तो ऐसे वर्ड जो पेयर के रूप में प्रयुक्त होते हैं पेयर वर्ड्स कहलाते हैं। पहली बात हमने क्या जानी कि हम पेयर वर्ड्स का सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, इसका सीक्वेंस निश्चित होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। देखिए, पेयर वर्ड्स का वर्ड ऑर्डर फिक्स्ड होता है, अतः इसे बदला नहीं जा सकता। ब्रेड एंड बटर था तो ये सही था, लेकिन अगर हमने बटर एंड ब्रेड कर दिया तो ये गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहें घोड़ा तांगा। आप घोड़े तांगा, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों को समझाने के लिए। अगर हम ये कहने लगे तांगा घोड़ा कहां है, तो ये तो बड़ा
गलत हो जाएगा ना, तो आदमी सामने वाला भी कहेगा अरे तांगा घोड़ा थोड़ी कहते हैं, इसे तो घोड़ा तांगा कहते हैं। उसी आधार पर जो चीज जिस तरह से बोली जानी चाहिए हमें उसी तरह से बोलनी चाहिए और उसी तरह से लिखनी चाहिए। अगर हम उसके सीक्वेंस को चेंज कर दें या उसके बोलने के पैटर्न को चेंज कर दें तो वही एरर बन जाता है। ठीक है, जैसे हॉर्स एंड कैरियज, हम कहेंगे घोड़ा तांगा, अगर हम कहें कैरियज एंड हॉर्स तो हो जाएगा तांगा घोड़ा, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। और ये जो है हॉर्स एंड कैरियज ये सही रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो पिछली लिस्ट में बहुत से पेयर वर्ड्स हैं सबको आपको देख लेना है, सबके सीक्वेंस को आपको देख लेना है। अगर कभी भी क्वेश्चन में उनका सीक्वेंस चेंज करे तो आपको समझ लेना है कि यहीं पर एरर है। ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पॉइंट पर। मैंने कहा कि जो पेयर वर्ड्स हैं जैसे घोड़ा तांगा, तो एक घोड़ा तांगा है, लिखने में तो हॉर्स एंड कैरियज आता है लेकिन वास्तव में उसका जो अर्थ निकल कर आ रहा है वो कैसा है, वो सिंगुलर है। क्या, घोड़ा तांगा। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर बनाता है, पेयर वर्ड्स जो हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेयर वर्ड्स का प्रयोग यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। ठीक है, देखिए राइस एंड करी एक पेयर वर्ड है और पेयर वर्ड होने के कारण ये जो है सिंगुलर है। पेयर वर्ड होने के कारण ये सिंगुलर है और सिंगुलर होने के कारण ही इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक, हॉर्स एंड कैरियज, हॉर्स एंड कैरियज पेयर वर्ड है और पेयर वर्ड होने के कारण यह सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। अगर हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया तो यह गलत हो गया। ठीक है, इतनी बातों को आप समझ पाए होंगे। आपने दो बातें समझी कि पेयर वर्ड का हम सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, पेयर वर्ड सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आप समझे। आगे बढ़ जाएं। देखिए अब आ गया यूज ऑफ ईदर। तो पेयर वर्ड्स में आज तक अगर एरर्स पूछे गए हैं और क्वेश्चन जो बनने की संभावना है वो केवल इन्हीं पॉइंट्स पर है कि पेयर वर्ड सिंगुलर होते हैं और पेयर वर्ड का सीक्वेंस चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक, आगे बढ़ जाएं यूज ऑफ ईदर पर। आज हम देखेंगे यूज ऑफ ईदर। पहले जब भी हम किसी भी वर्ड का यूज देखेंगे तो हम उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, आखिर उसका अर्थ आता क्या है। जब तक हमें सेंटेंस में यूज किए गए वर्ड का अर्थ पता ना हो तब तक हम सेंटेंस में एरर फाइंड नहीं कर सकते और उन वर्ड्स का सही यूज भी हम नहीं कर सकते जब तक हमें अर्थ पता ना हो। और अर्थ पता नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रूल्स को रटने का प्रयास करते हैं। और रूल्स को कहां तक रटेंगे, क्योंकि इंग्लिश में अनंत रूल हैं। ठीक, तो अगर हम इंग्लिश को समझना है या इंग्लिश को पढ़ना है तो हम उसको अर्थ के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। ईदर का अर्थ होता है दो में से एक। तो ईदर का अर्थ मैंने क्या बताया, दो में से एक। हमने बात कितने की? हमने बात की एक की। अगर हमने एक की बात की तो सब्जेक्ट किस प्रकार का बना, तो सब्जेक्ट बना सिंगुलर। इतनी बात को हम समझ पाए। अब देखिए ईदर का प्रयोग दो में से एक के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। एक बात आपके माइंड में आ रही होगी कि अगर ईदर का अर्थ है दो में से एक और कहीं ऐसा आ जाए कि दो से अधिक में से एक, सर तो क्या करेंगे? तब हम यूज करते हैं एनी का। एनी का यूज हम कल पढ़ेंगे। लेकिन कई सारी बातें ये होती हैं कि बच्चे के माइंड में, हमने जैसे ऑफलाइन पढ़ाया है तो बच्चे बीच में इस तरह के सवाल पूछ लेते थे। जैसे हमने बच्चे को बताया ईदर का अर्थ होता है दो में से एक, तो बच्चे ने पूछा सर कभी दो से अधिक में से एक हो गया तो क्या करेंगे? अरे भाई एनी का प्रयोग करेंगे। तो उसी अनुभव के आधार पर जो जो क्वेश्चंस बच्चे पूछते थे उसको मैं आपको भी बताने का प्रयास करता हूं कि हम ये समझ लेते हैं कि अगर दूसरे बच्चे के माइंड में इस तरह का सवाल आया है तो ऐसा संभव है कि आपके माइंड में भी इस प्रकार का सवाल आया होगा और इस तरह के सवाल उठने भी चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, तो ईदर का अर्थ क्या होता है? दो में से एक। और दो से अधिक में से अगर एक की हम बात करेंगे तो हम प्रयोग करेंगे एनी का। ठीक है, देखिए दो से अधिक में से एक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए एनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी बात को आप समझ पाए होंगे। ईदर ऑफ द टू बॉयज, हमने क्या कहा? दो लड़कों में से एक। हमने कितनों की बात करी? दो लड़कों में से एक की बात करी। इज माई फ्रेंड, दो लड़कों में से एक मेरा दोस्त है। अगर एक की बात करी तो इसके साथ हमने
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया था, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ईदर ऑफ द टू बॉयज, ये किस प्रकार का सब्जेक्ट बना? सिंगुलर बना। क्यों बना सिंगुलर? क्योंकि इसका अर्थ निकल कर आ रहा है दो लड़कों में से एक, ठीक है, इसलिए ये सिंगुलर बना। इसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। ईदर ऑफ द 5 बॉयज, मैंने आपको बताया कि ईदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। यहां पर किसका यूज कर दिया? ईदर ऑफ द 5 बॉयज। अब 5 बॉयज जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ईदर का अर्थ प्रयोग किया जाता है दो वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए। यहां पर हमने यूज कर लिया 5 बॉयज के लिए, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईदर ऑफ द 2 कार्स। अगर हम 2 कार्स की बात कर रहे हैं तो हम ईदर कह सकते हैं, क्योंकि दो के लिए ईदर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम कहें 10 कार्स तो हम एनी का प्रयोग करेंगे, ना कि ईदर का, इसलिए ये गलत हो जाएगा। समझ पाए इतनी बात? दो के लिए ईदर का प्रयोग करेंगे, अगर दो से अधिक के लिए अगर ईदर का प्रयोग किया गया है तो वो गलत होगा। समझ पाए इतनी बात को? आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए, ईदर का प्रयोग यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। मैंने बताया ईदर का अर्थ होता है दो में से एक। अगर हम दो में से एक की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट कैसा बना? सिंगुलर, और सब्जेक्ट सिंगुलर बना तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देखिए सेंटेंस क्या बन रहा है, देयर आर 2 स्टूडेंट्स, यहां दो विद्यार्थी हैं। ईदर इज इंटेलिजेंट, ईदर इज इंटेलिजेंट का मतलब है कि उन दो लड़कों में से एक बुद्धिमान है। एक की बात करी, इसलिए हमने ईदर के साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया, इसलिए यह सेंटेंस सही होगा। देयर आर 2 स्टूडेंट्स, ईदर आर इंटेलिजेंट, हमारा कहने का अर्थ क्या है कि दो में से एक लड़का बुद्धिमान है। लेकिन यहां पर क्या कर दिया गया? प्लूरल वर्ब का यूज। एक की बात कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होना था, बल्कि सिंगुलर वर्ब का यूज होना था, इसलिए यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी प्रकार के एरर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, शी हैज 2 फ्लावर्स, उसके पास 2 फूल हैं। ईदर इज रेड, उनमें से एक कैसा है? लाल है। एक की बात करी, ईदर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया तो ये एग्जाम्पल सही होगा। ईदर के साथ आर का प्रयोग, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया गया, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। इतनी बात को आप समझ पाए होंगे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर इंग्लिश में यूज होने वाले वर्ड का अगर आप अर्थ समझ गए हैं तो यह समझ लीजिए कि आप आराम से क्वेश्चन में एरर फाइंड कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ईदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, ना कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन का। आप एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर दिया गया है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आप पूछेंगे सर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता? आप समझने का प्रयास कीजिए। ईदर का अर्थ होता है दो में से एक। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक नंबर, एक संख्या 2 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जैसे राइस, जैसे एडवाइस, तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। हम ये तो नहीं कह सकते कि 2 चीनी में से एक चीनी, ये तो गलत हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं 2 बुक्स में से एक बुक, 2 लड़कों में से एक लड़का, 2 किताबों में से एक किताब, इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि 2 पानी में से एक पानी। इसीलिए ईदर का प्रयोग कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखिए, ईदर थीफ, 2 में से एक चोर। मैंने कहा ईदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। आप कहें सर अगर ईदर के साथ थीव्स का प्रयोग कर दिया जाए तो इसका अर्थ यह आएगा 2 चोरों में से एक चोरों। क्यों? क्योंकि हम 2 में से एक की बात कर रहे हैं और यह हमने कर दिया थीव्स। थीव्स का अर्थ होता है चोरों, यानी कि चोर का प्लूरल। हालांकि चोर का प्लूरल हिंदी में चोर नहीं होता है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि एक चोर नहीं कह सकते, एक के बाद सिंगुलर ही आएगा। ईदर का अर्थ हो गया 2 में से एक, और 2 में से एक की बात कर दी तो हम एक ही थीफ का प्रयोग करेंगे, ना कि थीफ के प्लूरल का, ठीक है। इतनी बात को आप समझ पाए? क्योंकि ईदर का प्रयोग 2 में से एक के लिए है, इसीलिए इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन थीफ का प्रयोग होगा। ईदर थीफ वाज,
नॉट कॉट, दो में से एक चोर नहीं पकड़ा गया। अगर यह सिंगुलर का प्रयोग है तो यह सही माना जाएगा। अगर हम ईदर थीफ्स का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि हम दो में से एक चोर की बात कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर आएगा। अगर प्लूरल का हमने प्रयोग कर दिया तो यह गलत हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे इतनी बात को। हम कहें, अच्छा, इसमें आपको और अच्छा समझ में आएगा। ईदर गर्ल, ईदर गर्ल का अर्थ हुआ दो में से एक लड़की, लेकिन वहीं अगर ईदर गर्ल्स कर दिया जाए तो इसका तो अर्थ हिंदी में यह निकल कर आएगा दो में से एक लड़कियों, दो में से एक लड़कियों बुद्धिमान है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसकी जो हमने हिंदी बनाई वो गलत हो गई। तो हमारे वास्तव में हिंदी क्या होनी चाहिए थी? दो में से एक लड़की, लड़की का मतलब एक लड़की, एक लड़की का मतलब गर्ल, ना कि गर्ल्स। ठीक है, तो ईदर गर्ल्स अगर होगा तो ये गलत हो जाएगा। ईदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, इस बात को आप हमेशा समझ लेंगे। आगे देखें, ठीक है, ईदर प्लस सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी बताया कि ईदर के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। अब ईदर के साथ जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया तो सब्जेक्ट क्या बना? सब्जेक्ट सिंगुलर बना, और सब्जेक्ट सिंगुलर बना तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा। ईदर पेन इज ब्लैक, दो में से एक पेन काला है। ठीक है, ईदर बॉय, दो में से एक लड़का। ठीक है, ईदर बॉय हैज, किसका प्रयोग होगा? हैज का, क्योंकि हमने दो में से एक लड़के की बात की, इसलिए हैज टू गो एट द पार्टी। ठीक है, दो में से एक लड़के की हमने बात की, इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया, ना कि प्लूरल वर्ब का। प्लूरल वर्ब का प्रयोग गलत हो जाएगा। इतनी बातों को आप समझ पाए कि ईदर के बाद यदि नाउन का प्रयोग होता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट कैसा बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात को आप समझ पाए होंगे। हम आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ईदर के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया, अगर हम कह दें ईदर शुगर, ईदर शुगर का मतलब चीनी में से एक। अरे भाई, चीनी में से एक तो हो नहीं सकता, किसी भी गिनने वाली चीजों में से, काउंटेबल नाउन्स में से एक हो सकता है। इसीलिए ईदर राइस, राइस कैसा नाउन है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। शुगर क्या है? चीनी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। एडवाइस सलाह, इलेक्ट्रिसिटी। तो इनके बाद, ईदर के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर दिया जाएगा तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, जहां कहीं भी आपको यह दिख जाए तो आप इसको गलत कंसीडर करके आंसर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए, जब भी ऑनलाइन पढ़ाया जाता है तो ऑनलाइन एक बार समझाने के बाद आगे बढ़ जाया जाता है। उसका कारण यह है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर आपको दोबारा अगर सुनना है तो आप वहां पर पॉज करके थोड़ा सा बैक जाके हमारी बात को दोबारा सुन सकते हैं। अगर हम अपनी बातों को रिपीट करते चले जाएं, जैसे अगर हम ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में एक ही चीज को दो एक बार रिपीट कर दिया जाता है ताकि बच्चा उसको अच्छी तरीके से समझ सके। क्यों? क्योंकि हम अगर एक बार पढ़ाकर एक बार बोलकर निकल गए, बच्चा अगर दोबारा सुनना चाहे तो वहां पर कोई सुविधा होती नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में यह बहुत बड़ी सुविधा है कि आप अगर दोबारा किसी चीज को सुनना चाहें तो आप पॉज करके बैक करें और दोबारा से आप उस चीज को सुन लें। ठीक है, इसीलिए एक चीज को एक ही बार पढ़ाया जाता है। आज हमारी 3rd क्लास है। अब इसके बाद मैं 2 क्लासेस और करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस, मैं सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेने का प्रयास करूंगा जो लगभग जब से हमारा ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम से पहले के कुछ क्वेश्चंस और जो लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको, इन सब का लगभग कुछ क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बनाकर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आधारित होंगे और उनको मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा, ताकि क्वेश्चंस करने से आपको यह पता लगे कि आपने जो अब तक 5 क्लासेस में पढ़ा वो से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ते जाएं और हम ये चेक ना करें कि हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पढ़ने का तरीका ठीक नहीं होगा। हम अगर बेसिक्स पढ़ रहे हैं, साथ साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते चलें ताकि हमें यह पता लगता रहे कि हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और अगर हम उन क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं तो हम में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है
हमें ये पता लग जाता है हाँ हम अच्छा पढ़ रहे हैं, और हम अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं तो आने वाले एग्जाम्स में भी हम अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। तो 5 क्लासेस के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, कुछ क्वेश्चंस कॉमन एरर्स से लेंगे, कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट से लेंगे और फिर उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ग्रामर से जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशल फॉर एसएससी या बैंकिंग की हम बात कर लें तो 5 प्रकार के क्वेश्चंस डायरेक्टली ग्रामर से पूछे जाते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है कॉमन एरर, ठीक है। दूसरा होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और तीसरे प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जो वॉइस से पूछे जाते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और फोर्थ प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नरेशन से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहा जाता है। और 5वें प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। ये 5 प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली ग्रामर से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से 5 ही प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो वोकेबुलरी से पूछे जाते हैं, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेज और उसके बाद मिस स्पेल्ड। ये 5 प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं ये वोकेबुलरी से पूछे जाते हैं। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन जो है, कॉम्प्रिहेंशन में 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है क्लोज पैसेज। मैंने आपको बताया था कि जब आपकी ग्रामर और आपकी वोकेबुलरी कुछ अच्छी होगी तब हम कॉम्प्रिहेंशन को करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो है क्लोज पैसेज वो उसमें ग्रामर भी पूछ ली जाती है, उसमें वोकेबुलरी भी पूछ ली जाती है। और जब हमारी ग्रामर और वोकेबुलरी दोनों अच्छी होगी तभी हम पैसेज और पीक्यूआरएस। तो यहां पर कॉम्प्रिहेंशन में 3 प्रकार के पूछे जाते हैं। एक तो होता है क्लोज टेस्ट, दूसरा होता है पीक्यूआरएस जिसे पैराजुबल कहा जाता है, सेंटेंस अरेंजमेंट कहा जाता है, और तीसरा होता है अनसीन पैसेज, एक पैसेज उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनका समय समय पर क्लास में हम डिस्कशन करते रहेंगे। अभी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, कुछ समय बाद हम वोकेबुलरी को शुरू कर देंगे। अब हम बैक अपने पॉइंट पर आते हैं। ईदर ऑफ, अगर ईदर ऑफ के बाद यदि प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है, ना कि नॉमिनेटिव केस में। पीछे क्या था? ईदर ऑफ, ईदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ना कि सिंगुलर नाउन का। जरा देखिए, ईदर ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से एक, अर्थ क्या निकल कर आया? लड़कियों में से एक। ईदर ऑफ द गर्ल्स, तो हमने कितनों की बात करी? ईदर ऑफ द गर्ल्स। और इसके बाद जो हमने ये नाउन का प्रयोग किया, किस प्रकार का नाउन है? तो ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, हम ईदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। आपने देखा, पीछे जब हमने देखा कि ईदर के बाद अगर ऑफ का प्रयोग नहीं था तो हम किसका प्रयोग कर रहे थे? ईदर गर्ल का, यानी कि सिंगुलर का। अगर ईदर के बाद डायरेक्टली नाउन का प्रयोग कर रहे थे तो हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अगर हम ईदर ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके बाद हम प्लूरल नाउन का प्रयोग कर रहे हैं। यह मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर किस प्रकार का आया है, इससे भी एरर्स पूछे जाते हैं। अगर ईदर के बाद डायरेक्टली नाउन हो तो सिंगुलर नाउन आएगा, और ईदर ऑफ के बाद अगर नाउन है तो किस प्रकार का नाउन आएगा? प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। इसका अर्थ होता है लड़कियों में से एक। ठीक है, अगर ईदर ऑफ के बाद अगर सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर दिया गया तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्लूरल होना चाहिए था। ठीक है, जरा देखिए, ईदर ऑफ देम, ईदर ऑफ देम, ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। और किस ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है? ये दे का। ठीक है, दे प्लूरल है और इस प्लूरल का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? देम। ठीक है, ईदर ऑफ देम, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया। तो ईदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर कभी सिंगुलर का प्रयोग कर दिया जाए, जैसे ईदर ऑफ हर, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, ईदर ऑफ गर्ल सिंगुलर है तो यह गलत हो जाएगा। इतनी बात को आप समझ पाए? नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। ईदर ऑफ के बाद यदि प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है, ना कि नॉमिनेटिव केस में। आप जरा इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यहां पर भी इंपॉर्टेंट है और अन्य किसी सेंटेंस में किसी भी प्रकार से
अगर आएगा तो ये वाली बात वहां पर उपयोगी होगी। देखिए, ईदर के बाद ऑफ का प्रयोग है। ये जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन, कहीं पर भी प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस, यहां पर देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम। इसका नॉमिनेटिव केस क्या है, दे। ईदर ऑफ देम, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, ना कि नॉमिनेटिव केस का। यह बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यह बात केवल यहीं ईदर के साथ लागू नहीं होती है, यह सबके साथ लागू होती है। कहीं पर भी प्रीपोजिशन के बाद अगर नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग है तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ईदर ऑफ देम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग, ईदर ऑफ दे अगर हो जाएगा तो यह गलत हो जाएगा। ईदर ऑफ अस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ये वी का, वी नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस। अगर ईदर के साथ वी का प्रयोग होगा ईदर ऑफ के बाद तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ईदर ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा, ना कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। ठीक, आगे बढ़ जाएं। देखिए, ईदर ऑफ के बाद यदि प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है तो नाउन से पहले किसी डिटरमिनर का प्रयोग अवश्य किया जाता है। जरा पीछे में देखेंगे। देखिए, हमने किया था ईदर ऑफ देम, ईदर ऑफ देम। अब देम से पहले तो कोई डिटरमिनर की जरूरत नहीं है क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। प्रोनाउन से पहले हमें डिटरमिनर का प्रयोग नहीं करना होता। डिटरमिनर हमेशा नाउन से पहले यूज होता है। नेक्स्ट इसी को हम पढ़ेंगे। अगर हमने कहा ईदर ऑफ और ईदर ऑफ के बाद अगर नाउन का प्रयोग किया गया, स्टूडेंट्स नाउन का अगर प्रयोग किया गया तो इस नाउन से पहले डिटरमिनर का प्रयोग जरूर किया जाएगा। ईदर ऑफ माई स्टूडेंट्स, ईदर ऑफ माई स्टूडेंट्स मतलब मेरे विद्यार्थियों में से एक, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों में से एक। जब भी ईदर ऑफ के बाद अगर नाउन का प्रयोग हो तो नाउन एक तो प्लूरल होगा, दूसरा इस नाउन से पहले कुछ ना कुछ डिटरमिनर जरूर आएगा। अगर ईदर ऑफ के बाद नाउन का प्रयोग हो और उससे पहले डिटरमिनर का अगर प्रयोग ना हो तो यह गलत होगा। आपको यहां कोई ना कोई डिटरमिनर जरूर यूज करना होगा, यह अनिवार्य है। ठीक है, तो ईदर ऑफ के बाद अगर नाउन का प्रयोग होता है तो वो प्लूरल होता है और नाउन से पहले डिटरमिनर का प्रयोग जरूर किया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट था। ईदर ऑफ दीज बॉयज, इससे पहले डिटरमिनर क्या है, दीज, तो ये ठीक होगा। अब बॉयज से पहले यहां डिटरमिनर नहीं है तो इसलिए ये गलत होगा। इतनी बातों को आप समझ पाए होंगे। देखिए, ईदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्रोनाउन का प्रयोग होने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ईदर ऑफ यू, ईदर ऑफ यू मतलब तुम में से एक। हमने कितनों की बात करी, तुम में से एक की बात करी। अगर एक की बात करी तो पूरा जो सब्जेक्ट बना वो सिंगुलर बना। सब्जेक्ट कैसा बना, सिंगुलर बना, और सब्जेक्ट सिंगुलर बना तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब है इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, देखिए, ईदर ऑफ यू तुम में से एक। अब हमने बात करी एक की, लेकिन हमने वर्ब किसका प्रयोग कर दिया, प्लूरल का। अगर प्लूरल का प्रयोग कर दिया तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा बन रहा है, सिंगुलर बन रहा है, जिसका अर्थ है तुम में से एक। ईदर ऑफ दोज गर्ल्स, उन लड़कियों में से एक, इज सिंगिंग इन दिस रूम, उन लड़कियों में से एक इस रूम में गा रही है। तो हमने किसकी बात करी, उन लड़कियों में से एक की। अगर हमने एक की बात करी तो पूरा सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा, यह सही होगा। अगर प्लूरल का प्रयोग कर दिया तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इंग्लिश बड़ी आसान है। अगर आप इंग्लिश का अर्थ निकालते हुए चीजों को अगर पढ़ेंगे तो बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ जाएं। देखिए, यदि दो नाउन्स या प्रोनाउंस का प्रयोग ईदर और के साथ जुड़कर, ये जो ईदर और है ये कंजंक्शन है,
ईदर और क्या है? कंजंक्शन है। ईदर के साथ हमेशा और का प्रयोग किया जाता है, ना कि नॉर का। कई बार एरर पूछ लिया गया है कि ईदर के साथ नॉर का प्रयोग कर दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि इसमें क्या एरर है। तो ईदर और ये स्पेसिफिक है, निश्चित है, ईदर के साथ और का ही प्रयोग किया जाएगा, ना नॉर का प्रयोग किया जाएगा और ना ही एंड का प्रयोग किया जाएगा। एक आध बार मैंने देखा है कि ईदर के साथ एंड का प्रयोग कर दिया गया, तब भी ये गलत हो जाएगा। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये पढ़ाया जाता है कंजंक्शन में। लेकिन जब कभी भी इस तरह के पॉइंट्स आ जाएंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस किस प्रकार से एरर्स पूछ लिए गए हैं। तो ईदर के साथ हमेशा और का प्रयोग किया जाएगा, ना कि नॉर या एंड का। से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो वर्ब का प्रयोग और के बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के आधार पर किया जाता है। आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, लैंग्वेज लिखी जाती है आपको पढ़ने के लिए, मतलब आप उसको पढ़कर समझ सके। लेकिन यहां पर तो हम उस चीज को आपको प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहां पर देखिए, ईदर और, देखिए ईदर और ईदर और से दो नाउन जुड़े हैं, एक राधा और एक स्मिता। राधा भी नाउन है, स्मिता भी नाउन है, दो नाउन जुड़े हैं। तो और के बाद जो नाउन यूज किया गया है, इसके आधार पर अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का। अब स्मिता सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा, तो ये सही होगा। या तो राधा या स्मिता इज सिंगिंग दिस सॉन्ग, यह गाना कौन गा रहा है? या तो राधा गा रही है या फिर स्मिता गा रही है। अब देखिए, ईदर और दो नाउन जुड़े हैं, राधा और स्मिता, लेकिन और के बाद किसका प्रयोग है? स्मिता का, जो सिंगुलर है। अब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहां आर प्लूरल वर्ब का प्रयोग है, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। ईदर आई और यू, या तो मैं या तुम, हैव कमिटेड दिस क्राइम, या तो तुमने या फिर मैंने यह अपराध किया है। ठीक है, या तो मैंने या फिर तुमने यह अपराध किया है। देखिए, मैंने जब लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, वो यहां पर भी उन चीजों का हम लोग यूज करेंगे। जरा समझने का प्रयास कीजिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जब भी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो हम एक सीक्वेंस में करते हैं। गुड सेंस में अगर होगा तो हम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। अगर बैड सेंस में बात होगी तो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, नीचे देखिए, ईदर आई और यू हैव कमिटेड दिस क्राइम, हमने अपराध किया। ये जो अपराध है ये निगेटिव सेंस है, ये बैड सेंस की बात है। और बैड सेंस में हम किस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को फॉलो करेंगे। हम चेक करने का प्रयास करेंगे क्या हमने ये वाला सीक्वेंस इसमें फॉलो किया है। देखिए, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई, और यू जो है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट हमने बनाया है ये तो सही है, जो बना हुआ सब्जेक्ट है ये तो सही है। अब हम देखेंगे ईदर और दो प्रोनाउन जुड़े हैं, एक आई है और एक यू है, और के बाद यू का प्रयोग है, जो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हमेशा यू के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब यू के साथ हैव, यू हैव प्लूरल वर्ब है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, और के बाद यू का प्रयोग है, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर सिंगुलर है, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, आप समझ पाए। इसी प्रकार से जब भी कोई सेंटेंस आए तो पिछली क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया है उन क्लास की चीजों को यहां पर अप्लाई करने का प्रयास कीजिए, इससे आपकी चीजें रिवाइज होती रहती हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी ने हमारी लास्ट क्लास ना भी देखी हो तो यहीं पर उसकी चीजों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। हमने यहां क्या सीखा कि और के बाद जो यूज किया गया नाउन या प्रोनाउन है उसके नंबर के आधार पर हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ जाएं। देखिए, अब हमारी नेक्स्ट क्लास ईदर में इतना ही था, लेकिन ईदर से संबंधित जो और बातें हैं वो हम कंजंक्शन में कुछ और बातों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। वहां पर कुछ एडवांस्ड बातों को भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे।
लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इतना ही पढ़ा जाता है कि इसके साथ किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग किया जाता है और ईदर के साथ किस प्रकार के सब्जेक्ट बनते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी यूज ऑफ एनी। मैंने बताया ईदर का प्रयोग दो में से एक के लिए किया जाता है और दो से अधिक में से अगर एक की हम बात करेंगे तो हम एनी का प्रयोग करेंगे और एनी का यूज पढ़ेंगे, फिर हम एनीवन और एनीबडी का यूज करेंगे, इनका यूज पढ़ेंगे और इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्लास होगी एनी और एनीवन एनीबडी पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आपका स्वागत है सभी का। चैनल को खूब शेयर करते रहें, सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लासेस रेगुलर चलती रहें। ठीक है, धन्यवाद।